अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। नाज़रीन, केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ क़यास आराइयाँ हो रही थी, फिर अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से कुछ स्पेकुलेशन हो रही थी। उन तमाम चीज़ों को आज एड्रेस किया गया। PTI की क़यादत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी जानिब से वो बैठे इकट्ठे मिलकर और कुछ बयानात सामने आए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स है जिस पर आज हम ज़रा डिटेल से बात भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने ये बोला कि जी आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, आप आईनी तरीक़े से मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकते। साथ ही उन्होंने ये चैलेंज भी कर दिया तमाम रियासती इदारों को कि जनाब अगर आपने मेरी हुकूमत गिरा दी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इसके अलावा उन्होंने इंटरनल रिफ्ट्स जो PTI के अंदर चल रहे हैं उसको भी एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि जी आज जो कमेटी इजलास हुआ है हमने उसमें ये फ़ैसला किया है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा किया जाएगा। और फिर जो भी लोग ये समझते हैं, जो ये बोल रहे हैं कि जी अंदरूनी दरारें पैदा हो गई हैं और हम अलग अलग हो जाएंगे, धड़ेबंदियाँ हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये उनकी गलत फहमियाँ हैं। एक बार फिर आज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने ये बता दिया कि फ़ैसले के जो इख्तियारात हैं तमाम तर वो खान साहब के पास है, बानी PTI के पास हैं। इसके अलावा ये भी उन्होंने बोला कि अगर बानी PTI ने मुझे कह दिया तो मैं हुकूमत गिरा दूंगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई PTI के अंदर मौजूद इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं? क्योंकि एक तरफ है डयाला जेल की एक नैरेटिव बयानिया जो कि टो कर रहे हैं, ज़ाहिर है जो लीडर्स इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं PTI के, तहरीक की बात कर रहे हैं, मुज़ाहिमत की बात कर रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं, ललकार रहे हैं। मगर दूसरी तरफ है पंजाब के अंदर कोट लखपत जेल में कैद PTI के लीडर्स जो कि मुज़ाकिरात की बात कर रहे हैं, मुसालिहत की बात कर रहे हैं, सियासी डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों धड़े क्या कोई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? PTI की इंटरनल ड्रिफ्ट्स क्या गहरी हो सकती हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना अजीम साहब, सीनियर हैं, और साकिब बशीर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, PTI पंजाब के जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो मुज़ाकिरात करने चाहिए, एक ही हल है इस वक्त जो बहरान है और वो है सियासी मुज़ाकिरात। मगर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे पहले वहाँ से आगाज़ करना चाहूँगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज, अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह की टोन अपनाई, जिस तरह ललकारा, आपको लग रहा है कि कोई मसालिहत की बात होने जा रही है कलेक्टिवली PTI के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़ुतबे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि रामीन, ये सवाल करना और ये सवाल सोचना भी बिल्कुल आप समझें कि एक दीवाने का ख्वाब है। मैं भी अगर ये सवाल करूँ कि PTI पंजाब और इमरान खान में कोई लिफ्ट पैदा हो रही है। अच्छा, या जो इमरान खान कह रहा है वो PTI पंजाब उसको नहीं मानेगी। ये तो एक बात सेन से निकाल। ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रही कि हम क्यों नहीं उस खत को पूरे पा रहे जो खत PTI पंजाब के अंदर बैठे लोगों ने लिखा है जी। उस खत में ये लिखा है कि तमाम चीज़ें इमरान खान की मुशावरत से होंगी। ठीक है, और मुज़ाकरात में भी पहले इमरान खान मुशावरत करे, इमरान खान इजाज़त दे तो इमरान फिर मुज़ाकरात होंगे। ये खत में पूरे लिखा है। ठीक है, हमारा हम पहली लाइन पे ज़रूर है। अच्छा, अब आज की मीटिंग में भी ये डिसाइड हुआ है मुज़ाकरात भी चलेंगे, तहरीक भी चलेगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि मुज़ाकरात की आड़ में आप तहरीक को रोक दे और मुज़ाकरात आप करें और बाद में 5 से 10 दिन बाद कारकुन जो है वो बिल्कुल बैठ जाए, तकसीम हो जाए, या कारकुनों में ये हो कि भाई ये तो मुज़ाकरात हो रहा है, तहरीक तो हो नहीं रही। एक तो ये बात ठीक है। मैंने कल भी कहा था कि ज़हन में रखिएगा कि आपस के जितने मर्जी इख्तिलाफात हों, लेकिन जब इमरान खान की कॉल आएगी और जब इमरान खान का हुक्म होगा तो ये सारे इख्तिलाफात को साइड पे रख के इकट्ठे हो जाएंगे। ये बात आज जुनैद अकबर ने भी कह दी। ठीक है, ये आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कह दी, ये बात आज सलमान अकरम राजा ने भी कह दी, ये बैरिस्टर गौहर ने भी कह दी। और आज की जो मीटिंग की अंदर की बात हम आपको बड़ा क्लियर बताइए, वहाँ पे बड़ी खुल के बातें हुई हैं, बड़ी खुल के बातें, गिले शिकवे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि उन गिले शिकवों को दूर किया जाए। और फाइनल ये बात हुई है कि गिले शिकवे हर चीज चलते रहेंगे, ये आगे भी होंगे, ये से खत्म उसी वक्त होंगे जब इमरान खान खुद मौजूद होगा। उसके बगैर ये खत्म नहीं हो सकते। तो फिर फैसला ये हुआ कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक ऐसी तहरीक का आगाज किया जाए कि जिस तहरीक के हवाले से ना कोई अमन की राह में रुकावट आए, ना कोई कानून तोड़ा जाए और जमहूरी रवैये, जमहूरियत के मुताबिक सारा कुछ किया जाए। और यह भी कहा गया कि इस बात को ज़हन नशीन कर लें
ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इस बात को ज़हनशीन कर लें कि हो सकता है कि हमारे 60 से 70 लोगों को नाअहल करार दिया जाए, हो सकता है कुछ भी किया जाए। तो उस सूरत में कहा गया अगर ऐसा हुआ तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम मुल्क के अंदर एक ऐसा इंतहाबी माहौल बना देंगे कि जो हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब अच्छा, अगर आप देखें इस सारी सूरत हाल में, आपको पता है कि आज कुरान पाक पे हल्फ दिया सबने, आज एक दफा फिर सबने बाई रिटर्न लिख के दिया है कि हमारा तल्लक तहरीक इंसाफ से है और एक सुन्नी इत्तेहाद में वक्ती तौर पे हम हैं और हम किसी और सियासी जमात पे नहीं जा रहे। यानी कुरान टूटने नहीं जा में भी रहे। हलफ हुआ, ठीक है, और ये कहा भी गया कि हमारा तल्लक तहरीक इंसाफ से है, हमने वोट इमरान खान के नाम पे हासिल किया है, हम जो भी पोजीशन हो हम किसी सूरत में किसी और जमात में नहीं जाएंगे। ठीक है, एक ये चीजें ये अभी तक मीडिया में नहीं आई। ऑफ कोर्स ज़ाहिर है ये बात इंटरनल है ना उनकी। ये आपको मैं दे रहा हूँ, इसमें ये ब्रेकिंग ये है कि तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो एक चल रहा था ना, शब खून मारेंगे, हाँ, 10 तुम तोड़ लोगे, 15 एक को मंडियां लग जाएंगी। 5 लोगों को टारगेट दिया गया था, जिनमें जहांगीर तरीन साहब से लेकर पीपल्स पार्टी, नून लीग से लेकर मौलाना साहब की पार्टी, हाँ। ये सारे शामिल थे। अच्छा। यानी इस तरह था कि जैसे माले गनीमत है, बांट लूटो, लो, ले जाओ, तुम भी करो, तुम भी आओ, तुम भी आओ, जिसको जो मिलता है उठाओ और उठा के ले जाओ। लेकिन आज ये फैसला हो गया है, और ये मैं आपको ये भी बता दूं, जिन हालात में पीटीआई ये इलेक्शन लड़ी है ना, जी। ये वो हालात नहीं थे कि जिस हालात इस हालात में तो टिकट उसने ली है जिसे ये पता था कि मेरा घर भी टूटेगा, मेरा दफ्तर भी टूटेगा, मुझ पर मुकदमात भी दर्ज होंगे, मुझ पर सारा कुछ होगा। उस शख्स ने लड़, तो वो शख्स क्या इस वक्त में आके सियासत को अपनी को तबाह करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मैं रमीन, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। किसको? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी कौम को, जरा ठीक है, कि आज जो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ना, हाँ, 400 रुपए किलो घिया हो गया। ओह माय गॉड। वो टिंडियाँ होती थी ना, टिंडियाँ जो हम घरों में खाते थे, वो 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिलती थी, 425 रुपए किलो वो हो गई। लेकिन देखे ना हमारा नहीं, कुछ नहीं हुआ, सस्ती हो गई ना, सस्ती हो गई, इतनी सस्ती हो गई। किनके लिए बोला? जिनकी 20-20 लाख तनख्वाह, 10-10 लाख तनख्वाह, 5-5 लाख तनख्वाह भरी है। और पेट्रोल महंगा हो गया, अवाम सस्ती हो गई। पेट्रोल महंगा हो गया, मौत सस्ती हो गई। पेट्रोल महंगा हो गया और इस कौम की रगों से खून जो होता है ना, खून, वो निचोड़ना शुरू कर दिया। निचोड़ ले खून, जितना निचोड़ना है। ना आप तहरीक इंसाफ को हिरा सके, ना आपने हराया किसको है? अवाम को। ठीक है, अवाम हार गई। अवाम हार गई, हमेशा अवाम ही हारती है। साकिब, अभी तो हम बात कर रहे हैं उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की, पीटीआई की, कि भाई उन्होंने तहरीक चलानी है या मुज़ाकरात करने, कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। मगर एक तरफ उनका लीगल स्टेटस भी है, जो कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में अब डाउटफुल हो गया है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने वो सीटें भी बहाल कर दी हैं और बंदरबाट हो गई है उन सीटों की, जो कि पहले तहरीक इंसाफ को मिलने का हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो इस वक्त लीगल स्टेटस क्या है पीटीआई का असेंबलीज़ में? लीगल स्टेटस पे मैं आता हूँ। सिर्फ जो पीटीआई की आज बड़ी बैठक हुई, लेकिन उस बैठक के बाद जो ऐलानात हुए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका क्रक्स जो मुझे नज़र आया, जी बताइए। क्रक्स ये है कि क्रक्स कोई नहीं है। मतलब कोई क्लियर कट को डायरेक्शन, कोई क्लियर कट को ऐलान नहीं किया गया। और उसके पीछे वजह जो है वो उन्होंने खुद ही बताई कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, उनके साथ चीज़ें डिस्कस होंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन क्लियर कट ललकार तो दी है अली अमीन गंडापुर साहब ने कि आप जी गिराना चाहें गिरा लें, आईनी तरीके से नहीं गिरा सकते। भाई मैं आपको ना प्रोग्राम के बाद नहीं, वो अली अमीन गंडापुर साहब को मेरा ख्याल है भाई प्रोग्राम के बाद आपको डेट दे दूंगा कि डेट कौन सी है। क्या मतलब? अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको शायद किसी ने याद नहीं करवाया कि 10 अप्रैल 2022 को पीटीआई के इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे हुकूमत के, और उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी। और उससे पहले भी पीटीआई इसी तरह ही कहती थी। और जब जो है वो अदम एतमाद किसी ने लानी होगी, किसी ने अगर तहैया कर लिया कि हमने लानी है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो किसी को रोक सकेंगे। ज़्यादा तफसीलात में मैं नहीं जाता, लेकिन ये है कि पीटीआई की जानिब से मैं ये समझता हूँ कि क्लियर कट कन्फ्यूजन मौजूद है पीटीआई की क़यादत के अंदर। जो कोट लखपत जेल के हवाले से जो खबर है, आज की जो खबर है, वो कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब, आप हमारे साथ पास आएं,
आप हमें तो मिल सकते हैं ना, इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात नहीं हो रही। तो उन्होंने बुलाया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक गैर मामूली बात की है। उन्होंने कहा है कि अब मुज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। जो कल का खत था उसकी तस्दीक उन्होंने की है, मुज़ाकरात और मुज़ाहमत साथ साथ चलेंगे। कल जो हम बात कर रहे थे कि जो कोटला लखपत जेल के अंदर की जो सोच है और अडयाला जेल के अंदर की सोच है, हो सकता है इसमें कम्युनिकेशन का गैप हो, लेकिन सोच में फर्क है। कोट लखपत जेल की जो क़यादत है वो कुछ मुख्तलिफ जो है वो सोच रही है। अगरचे हतमी फैसला उन्होंने इमरान खान साहब पर जो है वो छोड़ा हुआ है। अब आते हैं कि जो लीगल स्टेटस है, ये सबसे अहम सवाल है। इस हवाले से हुकूमत जो है मुख्तलिफ कन्फ्यूजन फैला रही है। हुकूमती लोग जो है वो कह रहे हैं कि PTI के सारे लोग आज़ाद तस्वर होंगे। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्लैरिटी हो जाएगी। जब ये मामला जो है वो गया इलेक्शन कमीशन के पास, फिर पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, अल्टीमेटली जो फैसला हुआ है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। जिसमें पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जब मैंने पढ़ा तो उसमें दो चीजें डिस्कस हुई थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा। तो वो फैक्ट ये था कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। दूसरा कि उन्होंने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराई या नहीं कराई, तो वो ये था कि उन्होंने नहीं करवाई। तो इन दो नुकात की वजह से उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। उनका जो पोस्ट इलेक्शन जो पोस्ट इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन का बाद का स्टेटस है, उसको कहीं नहीं डिस्कस किया गया, ना इलेक्शन कमीशन ने, ना पेशावर हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसले पेशावर हाई कोर्ट का बहाल किया है। तो इस तनाजुर में किसी अदालती नज़ीर ऐसी मौजूद नहीं है कि पोस्ट इलेक्शन जो उनका स्टेटस था उसको कहीं डिस्कस नहीं किया गया। 25 अप्रैल 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक लिस्ट जारी की जो असेंबली सेक्रेटेरिएट ने उनको भेजा था कि आप पार्टी पोजीशन की एक ताज़ा लिस्ट हमें भेज दें। तो उन्होंने लिस्ट जारी की, जो लिस्ट उस वक्त रिपोर्ट भी हुई, अखबारात में भी आई। उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें कौमी असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में वो बताई गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पर। तो वो 25 अप्रैल का जो पार्टी पोजीशन है वो हमें बताती है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उस स्टेटस को किसी जगह पे भी ना डिस्कस किया गया, ना कोई अदालती फैसला है, ना कोई और चीज मौजूद है। तो PTI खत्म हुई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का स्टेटस इस वक्त जो है वो मौजूद है। हुकूमती हल्के कंफ्यूजन फैला रहे हैं, लेकिन जो स्टेटस हमने चेक किया है इलेक्शन कमीशन और बाकी मुख्तलिफ जराए से, उसका स्टेटस जो है वो मौजूद है और वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से ही आगे चलेंगे। अब आते हैं कि क्या वो आज़ाद भी हो सकते हैं। आखिरी बात सिर्फ तो माजी में हमने देखा कि नशिस्तें तो PTI की थी, तो वो अदालती जो है वो रस्ते से होती होती जो है वो माले गनीमत की तरह तकसीम हो गई। तो अब अगर कोई चाहेगा तो वो PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद भी करना चाहे तो कोई रास्ता जो है वो हो सकता है ऐसा छुपा हुआ हो कि जिस रस्ते से उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाए। अच्छा, एक कोशिश कीजिएगा साकिब साहब, आप इस्लामाबाद में होते हैं, कोशिश करें इस कौम को भी आज़ाद करवा दें। ये तो बहुत मुश्किल कोशिश करें इस कौम को भी आज़ाद करवा दें उन तमाम चीज़ों से। हम आइन के तहत रहना चाहते हैं, हम कानून के तहत रहना चाहते हैं, हम इस पाकिस्तान की रियासत के तहत रहना चाहते हैं, लेकिन जो कैद हमें दी जा रही है उस कैद से हमें आज़ाद करवा दें। और मैं एक और ख़बर आपको दे दूँ, आपने बड़ी अच्छी खबर दी है, उसमें एक इजाफा कर दूँ मैं कि जी मैं आज अडयाला गया था। ठीक है। और मेरी आज अडयाला में क्योंकि आज थी एक, तो उसमें मुलाकात भी हुई थी। किससे मुलाकात हुई आपकी? मेरी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से मुलाकात हुई। ठीक है। और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और मैंने कोट लखपत गया, अडयाला कह रहा, कोट लखपत किया था। अडयाला आजकल मुंह पे चढ़ गया ना, क्या करें। तो उसमें डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल वाजे कहा कि हमने खत जरूर लिखा है, लेकिन हमारे खत का जो मतन है वो सारा जरूर पढ़ लिया करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात उसी सूरत में होंगे जब ये इमरान खान से मुलाकात करवाने का इख्तियार इनके पास आ जाए। वो तो राना सनाउल्लाह ने मना कर दिया। बिल्कुल, उनके जब तक मुज़ाकरात के दरवाजे या सारी चीज़ें जो है वो खुलती हैं अडयाला में मुलाकात से। और अगर अडयाला में मुलाकात ना हुई तो फिर इसका मतलब है कि वाकई जो कप्तान कह रहा है वही चीज़ है। तो अगर हम देखें
तो गाल तो सच्ची है ना। हाँ, तो फिर तो एक ही पेज नजर आ रहा है, फिर तो इख्तलाफात की बातें खत्म हो जाती हैं। एक चीज मैं ऐड कर दूं रामीन, जी रामीन, सिर्फ एक चीज मैं ऐड कर दूं, जो राना साहब मुलाकातों की बात कर रहे हैं, वो हमने पिछले दिनों बताया था कि तोशा खाना 2 केस जो है उसकी समातें भी G11 में ही हो रही हैं, अडियाला जेल में नहीं हो रही। और अब खबर ये है कि थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि GHQ केस की समात कल अडियाला जेल में होनी थी, जहां पे बहुत वसी टाइम मिलता है, मुलाकातें होती हैं। पिछले दिनों जब ये समातें शुरू हो गई थी तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि बड़ी तहरीक का जो है वो उन्होंने ऐलान किया था। तो अब खबर ये है कि कल की समात भी अडियाला जेल में नहीं होगी। तो इससे कबल भी तकरीबन 3 माह ये ब्रेक रही, अदालती जो समातें थी जेल में नहीं हुई, और अब 5 जून के बाद ऑनवर्ड जो है वो तकरीबन 1 मंथ होने को है, तो अदालती समातें जेल में दोबारा से जो है वो उसमें ब्रेक आ गई है। साकिब एक खबर मैं भी दे दूं रामीन से, अगर एक मिनट में। जरूर, हम आपकी खबरों के लिए बैठे ना साहब। खबर ये है कि कप्तान की कल जो सेहत के मामले में बात हो रही थी कि उनकी सेहत डाउन होती जा रही है, वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो आज PTI के कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो बड़े अहम, उन्होंने कहा जी कि हमने कप्तान के ज़ाती डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा बैठा रहे उससे वो मोटा हो जाता है मेरी तरह, लेकिन वो पतला नहीं हो सकता, क्योंकि वर्जिश करेंगे तो पतला। उसने कहा इसका मतलब है कप्तान की किसी ना किसी जगह प्रॉब्लम है, कहीं वो खाना पानी या उनकी अपनी सेहत में कोई प्रॉब्लम है, इस पर एक पटिशन जो है वो दायर करने लगे हैं कप्तान की सेहत के हवाले से। और साथ में उस पटिशन में ये नाम उन्होंने कहा जब हम देखें 5 नाम लिखे हैं साकिब साहब, कि अगर इमरान खान को जेल में कुछ हुआ और तंदुरुस्त है, अगर उनका इलाज ना मतलब उनके ज़ाती डॉक्टर मुआलिज से ना करवाया गया और उस दौरान में उन्हें कुछ हुआ, तो उसके 5 जिम्मेदार होंगे, वो हम बताएंगे। अभी ये क्या बात हुई, ट्रेलर दे दिया आपने, टीजर दे दिया, पूरी टीजर दे दिया, तो कल भी तो प्रोग्राम करना है ना। कल इस ये पूरी जो नाम हम नहीं बता सकेंगे वो नहीं लेंगे, जो बता सकेंगे वो। अच्छा ये बताएं ना, आप आज कोट लखपत जेल गए राना साहब, तो ये कहा जा रहा है, बड़ी इस वक्त बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ एनालिस्ट भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि जी कोट लखपत जेल में जो इस वक्त कैदी हैं ना PTI के, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम भी हो रहा है, उनको फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो तंग आए हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि जी कोई मसालियत हो, कोई मुज़ाकरात हो। तो कोट लखपत जेल में आपको ऐसा माहौल कोई नजर आया, वो सप्रेस्ड है? कोई ऐसा माहौल नहीं। अच्छा, देखें, जिनका नाम डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने एक जरूर कहा कि मुझे 20 घंटे ऑक्सीजन नहीं दी, ओके, कैंसर की मरीज़ हैं। और एक बात जहन में रख लें, चौधरी इजाज साहब से लेके मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जितने लोग हैं ये सारे एक फ़ैसला कर चुके हैं क्या कि हमने उस वक्त तक लड़ना है, उस वक्त तक खड़े होना है जब तक हम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते। और उन्होंने यह लफ्ज़ अदा किया, कितनी अरसा और रख लेंगे, ये लफ्ज़ उन्होंने अदा किया। मैं यहाँ पे एक इशारा दे दूँ जी ज़रूर, और सुनने वाले, समझने वाले, ले जाने वाले, समझ जाएंगे, पहुँचाने वाले समझ जाएंगे। मैं आगे भी एक प्रोग्राम में कहा था, गुलबर्ग के पास, लिबर्टी और गुलबर्ग के दरमियान एक इलाके में के एक घर में कोई मुलाकात हुई थी किसी कैदी की किसी के साथ। अच्छा, और बहुत से लोग वहाँ पे आए थे। ठीक है, तो वो उस मुलाकात में किसने किसको क्या टारगेट दिया था और किसने फिर ये कहा था कि मैं कोशिश पूरी करूँगा। जो सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो मेरी इस बात की आखिरी हद तक पहुँच चुके होंगे। तो इसलिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा। हाँ, बताइए। टूटना किसी ने नहीं, टूटना किसी ने नहीं है। अच्छा, माफीनामा किसी ने नहीं लिखना। ओके, जो माफीनामा लिख गया उसकी सियासत खत्म, जो टूट गया उसकी सियासत खत्म। ये सारी चीजें लोग देख चुके हैं। और जो अब तक खड़े हैं ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा है, कैंसर की मरीजा है, खड़ी है ना, बिल्कुल खड़ी। चौधरी इजाज साहब की उम्र देखें क्या है, मियां महमूद रशीद को देखें उम्र, सरफराज चीमे को देख लेना आप, महमूद रशीद साहब, शाह जी को देख लें आप। हाँ, ये बताइए, ये आप कह रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है, अब ये जो आपने कल भी बात की जमायमा के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से, कोई बड़ा सरप्राइज आ रहा है? बताएं। चले मैं आपको ये कर दूं, हाँ, बहुत जल्द आपको सुलेमान और कासम हो सकता है विद जमायमा पाकिस्तान में नजर आए। किस सिलसिले में? इतनी लूडो खेलना नहीं होना, किस सिलसिले में? लाजमी बात है कि वो इमरान खान के नहीं आएंगे यहाँ पे उन्होंने मुलाकात के लिए आ रहे हैं इमरान खान से। शायद वो तहरीक का हिस्सा बन जाए, तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। शायद वो मुलाकात भी करे और कई मुलाकातें करें। हो सकता है उनके आने से कोई और चीज़ भी हो, और उनको रोकने की भी कोशिश हो रही है, उनको रोकने की भी कोशिश हो रही है। और कुछ लोग उन्हें ये भी यकीन दहानी करा रहे हैं कि कुछ अर्सा
आप ठहर जाएं, हो सकता है कि मामलात ही ऐसी हो जाए और फिर आप उन मामलात में जाएं। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, जमाइमा के हवाले से कल जब तमाम टीवी चैनल ने खबर चलाई तो हमने अपने प्रोग्राम में 3 दिन पहले ये खबर चला दी थी। तो जमाइमा हमेशा उस वक्त में आई हैं इस वक्त में कप्तान को बहुत शिद्दत से ज़रूरत पेश आई है। आप उस सुप्रीम कोर्ट का एक मामला देख लें, जब रसीदों का मामला था, तो उसमें आप देख लें। और अब भी जमाइमा उनकी साबका बीवी हैं, बिल्कुल, लेकिन उनके बच्चों की वालदा तो है ना। और जमाइमा के ट्वीट हमेशा कप्तान के हक में रहते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इमरान खान ऐसा, क्योंकि इमरान खान ने जब अलहदगी हुई थी, जितनी रकम इमरान खान को मिल रही थी वो शायद आज पाकिस्तान के किसी सियासतदान के पास ना हो, और उसने इनकार कर दिया। उन्हें ये पता है ये लालची नहीं है, उन्हें ये पता है कि इसने फ्रॉड नहीं करना, और उसे ये पता है कि ये बंदा जो है ये कोई जो काम भी करेगा अपने वतन के लिए करेगा, और उसकी हद और उसके हिसाब से इन्होंने ये सारा। यानी जमाइमा साहिबा एक्टिव पार्ट बनने जा रही हैं तहरीक का, आपकी खबर के मुताबिक? बिल्कुल बनने जा रही है। ठीक है जी, नाज़रीन डिस्कशन एक चीज़ मैं जी साकिब आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, बाद में ब्रेक पे जाना। एक चीज़ मैं बता दूं कि वो इमरान खान साहब से जब भी कोई लोग मिलते हैं मंगल के दिन, एक आध वकील या उनकी फैमिली, तो वो गिला करते हैं कि उनकी बेटों से बात नहीं करवाई जा रही। तो अगर बात नहीं करवाई जा रही तो बेटों से टेलीफोनिकली तो वो यहाँ आएंगे तो उससे कितना जो वो फ़र्क पड़ सकता है। फिर पीटीआई की मुलाकातें नहीं हो रही, अदालतों से भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहे, उनके केसेस नहीं लग रहे, अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिल रहे। तो सिनेरियो पीटीआई के हक में कुछ ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। चलिए ठीक है जी, डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन। इस वक्त को एक ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, कानूनदान हैं। उनसे कुछ लीगल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, खास तौर से पीटीआई के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त एक लीगल स्टेटस पर बात हो रही है कि जो रिजर्व सीट्स का फैसला आया उसके बाद अब आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बहाल कर दी गई हैं सीटें, दूसरी पार्टीज में बांट दी गई हैं। नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली में पीटीआई का लीगल स्टेटस अब क्या एक उस पर क्वेश्चन मार्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसा कि आपने भी देखा और पूरी कौम ने भी देखा कि एक फ़ैसला आया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से, और उस फैसले के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है तो फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पार्लिमान के अंदर या प्रोविंशियल असम्बली के अंदर हम ये कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्लिमानी पार्टी इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इन सारा जो उनके पीटीआई के मेंबरान थे उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया थ्रू दिस ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर फिर मैंने कहा कि इसके ऊपर एक लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, जो आने वाले दिनों के अंदर चीज़ जो है वो डिसाइड होगी। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, इस फैसले से पहले जो फैसला आया था कि अगर निशान आपका चला जाता है, जैसे बल्ले का निशान ले लिया गया, तो उसके बाद उनकी पार्लिमानी पार्टी बरकरार रहती, पार्लिमानी पार्टी कहीं नहीं जाती। तो ये जो नया फैसला है इससे इस बात की नफी हो गई? देखिए, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये जिस किस्म के फैसले कर रहे हैं उनके ऊपर मतलब ये तो तारीख के अंदर मतलब जज होंगी चीज़ें कि ये फैसले क्या आइन और कानून के मुताबिक थे या किसी एक ख़ास हालात के अंदर इन फैसलों को दिया गया और इनको इम्प्लीमेंट भी करवाया गया। आपने देखा किसी सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि रिज़र्व सीट्स फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं, और 8 जजेस जो 13 रुकनी बेंच था, 8 जजेस ने मुतफ़िका तौर पे ये बात की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरे 1 साल इस मामले को ड्रैग करता रहा और उन्होंने उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया। हालांकि 2 दफ़ा वज़ाहती जो है वो बयान भी या उस ऑर्डर की क्लैरिटी के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लेटर जो है वो लिखे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वही अपनी हरदर्मी का इस्तेमाल करते हुए वो सीट्स इनको नहीं दी। अब जब ये फैसला, जब ये दोबारा केस रिव्यू के अंदर गया, जिसके ऊपर भी देखें जो रिव्यू का कॉन्सेप्ट है लॉ के अंदर वो है नज़रसानी। नज़रसानी का मतलब है कि दूसरी दफ़ा किसी चीज़ के ऊपर नज़र डालना।
तो दूसरी दफ़ा के लिए मुस्तहिक जजेस वही थे जिन्होंने पहली दफ़ा नज़र डाली थी, लेकिन शोमिये किस्मत हुआ ये कि इसके अंदर सारे आपने नए जजेस बिठा दिए जो पहली जो हेयरिंग थी उसके अंदर मौजूद नहीं थे। हालांकि होता ही है कि रिव्यू के अंदर नए जजेस आ सकते हैं, लेकिन जब पुराने जजेस जो हैं वो या तो वो रिटायर हो चुके हों या वो कोर्ट का हिस्सा ना हों। लेकिन 5 सिटिंग जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऐसे थे जो उस 13 रुकनी बेंच के फैसले का हिस्सा थे, तो उनको इस रिव्यू के अंदर कानूनी तौर पे बैठना चाहिए था, कानूनी तौर पे उनको बिठाना चाहिए था, और उसके बाद ही ये कॉम्पिटेंट एक रिव्यू था, लीगल रिव्यू था। लेकिन इसके अंदर जो हुआ वो आपने भी देखा। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये तो चल गई सारी चीज़ें। आज एक रेफरेंस किया है, आज तमाम टीवी चैनल पे ये खबर चलती रही कि जनाब पंजाब असम्बली के वो तमाम अरकान जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने माइक तोड़ा, प्रोटेस्ट किया और वहाँ पे ये सारा कुछ किया, उनकी नाअहली का रेफरेंस और साथ हवाला दिया गया हमजा शहबाज शरीफ साहब वाला कि जनाब उनकी जो नाअहली जो उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया था उसका हवाला दिया गया। इन दोनों में क्या चीज़ मुश्तरक है और क्या पाकिस्तान या दुनिया के अंदर कोई ऐसी नज़ीर है कि आप हंगामा करने पर या प्रोटेस्ट करने पर या एक माइक टूटने पर किसी को नाअहल करार दे दे इलेक्शन कमीशन, उसका कोई बाकायदा रेफरेंस चला जाए? क्या आज से पहले पाकिस्तान में या दुनिया में किसी जगह ऐसा हुआ है? देखिए राना साहब, पाकिस्तान की तारीख के अंदर, पार्लिमान के अंदर, असम्बलीज़ के अंदर इससे बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है। आपने चौधरी परवेज़ इलाही की क्या टूटी हुई बाजू नहीं देखी थी? क्या इसी असम्बली के अंदर आपने पुलिस को धावा बोलते हुए नहीं देखा था? ये जब परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट थी और उस दौरान जो है इलेक्शंस के मामलात चल रहे थे, क्या आपने पार्लिमान के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मुतल्लिक जिस किस्म के कलमात अदा किए जाते रहे इसी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, क्या आपने वो नहीं देखे थे? और पूरी जो है दुनिया की पार्लिमान के अंदर इस तरह के मामलात होते हैं। देखें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर सड़कों पर एहतजाज नहीं करने देते, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी कॉल देती है तो आप उनके घरों के, उनके वर्कर्स के घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल करते हैं। आपने बाहर तो ये मौका छीन लिया उनसे, पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी। असेंबलीज जहां का ये फोरम है, असेंबलीज के अंदर आप अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? एहतजाज कानूनी तौर पे आईने पाकिस्तान आपको हक देता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें। असेंबली के अंदर जो एहतजाज हुआ और उसके ऊपर जो है रूल 210 की कार्रवाई की गई है स्पीकर साहब की तरफ से, जो बड़ी अजीबोगरीब सी थी। मेरी समझ से बात ये बाहर है। आप अगर रूल 210 को पढ़ें तो वो कहता है कि आप वहां पे कोई स्लोगन नहीं कर सकते, चैंट कर सकते, आप वहां पे जो है वो किसी की तकरीर के दौरान आप जो है वो इंटरप्ट नहीं कर सकते। तो ये तो पाकिस्तान की पार्लिमान या असेंबलीज का हमेशा से एक शेवा रहा या वहां की एक रवायत रही कि जब भी बजट का एक सेशन है, मनी बिल पास हो रहा है और उसके अंदर अगर ऑपोजिशन एहतजाज नहीं करेगी तो क्या करेगी? आज अवाम को देख लें, बिजली के बिलों से तंग, महंगाई के एक सैलाब उमड़ आया, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, जो है वो तालिब इल्म जो है वो साहब कुछ नहीं बड़ा, शहर की नहरें बह रही हैं, क्यों आप ज्यादा आगे कर? बैरिस्टर साहब, शहर की नहरें बह रही हैं, दूध की नहरें बह रही हैं, सब ठीक है। तो इसलिए तो ये कह रहे हैं ठीक है, इस बाल के हमें ना बिजली के बिल ज्यादा करें और 700 जूते भी लगाएं, हम उस पर भी खुश हैं क्योंकि हम जिंदा। राणा साहब, ये मैं स्पीकर पंजाब असम्बली की अगर ऐनक लगा लूं और मैं साथ जो है ये जो वफाकी हुकूमत है इसकी ऐनक लगा लूं तो फिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शहद की नहरें बह रही हैं, क्योंकि उनको अपनी ऐनक से या उनकी नजर से ये नजर आ रहा है। लेकिन मुझे बाहैसियत एक सियासी कारकुन के ये चीजें नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं एहतजाज करता हूं। इसलिए मेरी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलीज के अंदर, पार्लियामान के अंदर एहतजाज करती है कि और एहतजाज सर आज हम आपसे कानून की बात करना चाह रहे हैं, कानून की। आज हम कानून की बात करेंगे और साकिब बशीर साहब पूछना चाह रहे हैं, आज हम आप हमें कानूनी नुक्ते से आगाह करें। साकिब, आप प्लीज सवाल करें।
जी जी, बैरिस्टर साहब, जो हो रहा है पंजाब असम्बली में या जो स्पीकर कर रहे हैं उस पर तो क्वेश्चन यकीनी तौर पर बनता भी है कि इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाना कि उनको उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, नाहली के लिए लिखना या रेफरेंस बनाकर भेजना। तो आप समझते हैं कि माजी में जब पीटीआई की हुकूमत थी, सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, या पीटीआई जो बेनिफिशरी थी उसकी किसी न किसी तरह चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जब वो आ रहे थे, वहाँ पे 8-9 वोट जो है वो हमने देखा कि अचानक वो काके वो जो काउंट नहीं हो सकते कि वो ख़राब हो गए हैं या डबल स्टैंप है या इस किस्म की जो सिचुएशन थी, वो बड़ी गैर मामूली सूरत हाल जो है वो उस वक़्त भी हमने देखी, और वो यकीनी तौर पर वो पार्लियामान के लिए, जमहूरियत के लिए वो अच्छी नहीं थी। तो इस किस्म के जो एक्ट हैं कि आपने मुखालिफिन के लिए जब हुकूमत में आप आते हैं तो आप उनको डाउन करने के लिए या उनको हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो ये करना चाहिए। वैसे आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि इदारों का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। इदारे जब मजबूत होंगे तो कानून और आइन की बालादस्ती होगी। जब कानून और आइन की बालादस्ती होगी तो फिर हर आदमी को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। आज पंजाब असम्बली के अंदर हुआ क्या, आपने 26 अरकान को मुअत्तल किया, हालांकि 106 अरकान वहाँ पे मौजूद थे जो सारे के सारे एहतजाज कर रहे थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? फिर जब आपने मुअत्तल करना था तो आपका आईन पाकिस्तान ही आपको ये बात कहता है, और पंजाब असम्बली के जो रूल्स हैं 1997 के, वो ये कहते हैं कि आपने पहले राइट ऑफ हेयरिंग देना है, राइट ऑफ ऑडियंस देना है। अगर किसी के खिलाफ आप सस्पेंशन के ऑर्डर्स पास करने जा रहे हैं, क्या इन 26 मेंबरान को स्पीकर साहब ने बुलाकर पूछा या उनकी वीडियोस दिखा के उनके ऊपर जो है वो चार्जशीट किया गया? ये बिल्कुल नहीं हुआ। अब उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जी मैं इस मामले के अंदर रेफरेंस भेजूंगा। इस तरह की नज़ीर कहीं नहीं मिलती कि अगर आप मनी बिल के अंदर या बजट सेशन के अंदर एहतजाज कर रहे हों तो आपको उठा के आपके खिलाफ जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया जाए। पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में इस तरह की नज़ीर नहीं मिलती, क्योंकि ये एक पुरअमन एहतजाज था, और पुरअमन एहतजाज करते हुए आप जब करते हैं, और ये अपोजिशन जमाते हैं, आज जो गवर्नमेंट है ये पिछले दौर के अंदर अपोजिशन रही थी। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि आपको इदारों को मजबूत करना होगा, आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को खत्म करना होगा। अच्छा मिनिस्टर साहब, इसमें प्ली ली गई है कि पार्लिमानी लीडर प्ली ली गई है कि पार्लिमानी लीडर ने कहा था एहतजाज नहीं करना, और पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानी। जो हमजा शहबाज साहब वाला केस था उसमें भी यही था कि पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानी गई, तो लिहाजा ये फारिग हो गए। अब वही पार्लिमानी लीडर जिसका नाम लिया गया है अली इम्तियाज बराइज, वो भी मुअत्तल है। अब एक तरफ लिख रहे हैं कि पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानी और वो मुअत्तल भी है और उसके खिलाफ भी रेफरेंस भेजा है। अब कानून क्या कहते हैं इस मामले में? क्या पार्लिमानी लीडर से इलेक्शन कमीशन पूछने का पाबंद है कि ऐसी बात है या नहीं? देखें, पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज बड़ैच साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानेगी। पार्लिमानी लीडर तो खुद उस एहतजाज के अंदर शामिल थे और वो फोर फ्रंट पे ऊपर थे और बल्कि लीड कर रहे थे इस सारे मामले को। और मैंने जिस तरह पहले कहा कि स्पीकर साहब ने विदाउट गिविंग देम द राइट ऑफ ऑडियंस उन्होंने एक फैसला कर दिया जी कि मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। इख्तियार था उनका, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। रूल्स थे पंजाब असम्बली के 1997 के, इस्तेमाल किया। लेकिन ये बहुत हार्ड स्टेप था, ये सस्टेनेबल नहीं है ना, ये आज से पहले भी नहीं हुआ और मेरा ख्याल है कि ये होने भी नहीं जा रहा। और अभी तक जो मेरे पास इत्तलात हैं, किसी किस्म का कोई रेफरेंस अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं भेजा गया। सिर्फ और सिर्फ ये जो है मामलात को अंडर डिस्कशन रखा जा रहा है और अपोजिशन के ऊपर एक प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है कि फॉर ऑल द टाइम टू कम जब भी इस तरह के मामलात हों तो एहतजाज ना कर सके। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस जो है अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर, पार्लिमानी लीडर, वो ये बात बरमला कह चुके हैं कि एहतजाज हमारा हक है, हम पंजाब असम्बली के अंदर एहतजाज करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर साहब के PTI की जानिब से आज भी
जो शेख वकास अकरम है उन्होंने ये बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके जो मुख्तलिफ कारकुनान हैं वो पिछले अरसे में मैं भी एक लिस्ट देख रहा था कि 7 से 8 ऐसे लोग जो जेलों में थे रिहा हुए, उनको कोई बीमारी लगी, कोई हेपेटाइटिस कोई भी हुई बीमारी, तो 7-8 जो कारकुनान हैं इस तरह उनका इंतकाल हो चुका है। तो ये जो मामला है उठाया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोशल मीडिया पे, तो लीगल फोरम जो है अगर जो जेल हुकाम है उनके खिलाफ तो ये बहुत बड़ा एक केस बनता है कि उन्होंने किस हालत में उनको रखा था। तो कानूनी तौर पर हाई कोर्ट लेवल पर या किसी सतह पर पीटीआई ने इसको क्यों नहीं उठाया इस आज तक जो है वो इस हवाले से? देखिए साकिब साहब, पिछले दिनों भी अभी 1-2 दिन पहले टोबा टेक सिंह थे, एक हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे जो बेचारे शहीद हो गए, जो फौत हो गए और 1 साल वो पाबंद सलासर रहे। पाकिस्तान की जेलों के हालात आपको पता है किस तरह के हैं। और फिर जो पॉलिटिकल जो वर्कर्स थे 9 मई के वाक़े के बाद उनको जिन हालात के अंदर रखा गया, जिसके ऊपर आपने बल्कि कैमरे की आंख ने ये भी देखा, आपको याद होगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, सनम जावेद खान थी, जब वो दहशत गर्दी की अदालत में पेश होती थी तो जून जुलाई के महीने के अंदर प्रिजन वैन्स को खोला नहीं जाता था, धूप के अंदर खड़ा किया जाता था, 4-4, 6-6 घंटे वो अंदर रहते थे। और आपको याद होगा एक मौके पे उमर सरफराज चीमा साहब वो फेंट हो गए, गिर गए और रेस्क्यू को बुलाना पड़ा। डॉक्टर्स जो है वो अदालत के अंदर आए और उनको सीवियर किडनी पेन था और वहीं पे उनके ट्रीटमेंट हुआ और वो 4-6 घंटे वहां पे रहे। लेकिन आज भी वो पाबंद सलासल हैं, ना तो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनको बेल मिलती है, ना मेरिट्स के ऊपर बेल मिलती है। जल्द अज जल्द फैसले किए जाएं, जो लोग जो हैं जिनके जो इस मामले के अंदर मुलव्वस हैं उनको सजाएं दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके कोई डिफेंडर नहीं है, उनको कोई डिफेंड नहीं करती, लेकिन सिर्फ ये बात की जाती है कि हमारे ये केसेस को ड्रैग किया जाता है। आप देखें इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर अगर आप आ जाएं तो लाहौर हाई कोर्ट में जो जमानतें खारिज हुई, आज तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम हो गया, रिटर्न ऑर्डर नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अलकादर ट्रस्ट का केस पड़ा है वो चलाया ही नहीं जा रहा, बेंच ही अवेलेबल नहीं है, आगे फिर 2 महीने की छुट्टियां आ रही हैं, फिर जो है मतलब कोई नहीं सुनेगा। ये जो आजकल जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर, उसके अंदर भी आप देख लें कि 2 जजेस जो हैं वो साइन नहीं कर रहे, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसले करने जा रहे हैं इसके ऊपर, बल्कि सीटें जो है वो देने जा रहे हैं। तो ये इस तरह के मामलात हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजार है, सीटें उन्होंने बांट दी हैं सर आज। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना जी कि देखें जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो होना था ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट कौन सी थी? कोर्ट थी 13 रुकनी बेंच। 13 रुकनी बेंच के अंदर से सिर्फ वहां पे जो सिग्नेचर्स मौजूद हैं उस ऑर्डर के ऊपर, जो शॉर्ट ऑर्डर है, अभी डिटेल्ड जजमेंट भी नहीं आई, शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर 10 जजेस के जो है वो सिग्नेचर्स मौजूद हैं, 3 जजेस के सिग्नेचर्स ही मौजूद नहीं। उन्होंने दे रिफ्यूज टू साइन दिस डॉक्यूमेंट। तो मतलब वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो है ही नहीं, वो तो ऑर्डर ऑफ द जजेस आप कह सकते हैं, इंडिविजुअल जजेस जो हैं। तो हमें तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की जरूरत थी, जिसके ऊपर एसआईसी की तरफ से हामिद खान साहब ने पिटीशन दायर की, रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसको इनकार कर दिया कि हम इसको एंटरटेन नहीं कर सकते। आप जो है ऑर्डर की नकल लेने के लिए लेवल पर भी जुडिशरी की तरफ से भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर शाहिद मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर की। साकिब, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से खत लिखा गया है और उन्होंने एक बार फिर क्रिटिसाइज किया है कि जी सदर मुमलिकत ने बहुत जल्दबाजी की। आर्टिकल 200 का उन्होंने हवाला दिया कि उनको मुशावरत करनी चाहिए थी, लेकिन उनको मुशावरत उन्होंने नहीं की पहले चीफ जस्टिस की जानिब से। तो फिर ये तो लकूनास पैदा हो रहे हैं और इस तरह के खतूत अगर लिखे जाएंगे जजेस की जानिब से तो फिर तो ये अदलिया के जो फैसले हैं जिसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं खतूत के तहत, बड़ा सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, इस खत को मेरे ख्याल में खत नहीं बल्कि एहतजाजी खत हम कहेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रोटेस्ट है या एहतजाज है वो अपना रिकॉर्ड करना जो है रिकॉर्ड कराना मकसूद था जस्टिस मंसूर अली शाह का। और ये बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो उनकी तैनाती के हवाले से था कि उनकी जो तैनाती का मामला है उसको थोड़ा सा
डेफर कर दिया जाए। और उसमें पॉइंट ये उठाया गया जो सदर मुमलिकत का आपने हवाला दिया कि उन्होंने सीनियरिटी का तयन भी कर दिया और उन्होंने ये तयन भी कर दिया कि ये मुस्तकिल जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। तो ये जो तयन होना है वो जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ख़त में ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये उसके अगेंस्ट है कि ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जेक्टिव के हाथ में दे दी गई हैं कि एग्जेक्टिव अब इसको तय करेगा। लेकिन ये जो खतूत हैं जुडिशरी में, अदलिया में, इसका अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि कब से ये शुरू हुआ और इसके असरात ख़ास तौर पर जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उस पर क्या असरात जो है वो पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये खतूत जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके खिलाफ जब रेफरेंस 2019 में जब रेफरेंस आया तो सबसे पहले उनकी जानिब से इस किस्म के खतूत लिखना उन्होंने शुरू किए और उसके बाद ये मामला बढ़ता रहा। वो अपने खतूत की शक्ल में सारी चीज़ें जो भेजते थे और उसके बाद ये मामला 2024 में 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जो जजेस थे उन्होंने ख़त लिखा। सबसे मशहूर और मारूफ जो ख़त था जिस ख़त के बाद उसके असरात हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम भी आई है। लेकिन इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जजेस और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और मुख्तलिफ जजेस जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मौके पे ये खतूत जो है वो लिखते रहे हैं। ये खतूत एहतजाजी होते हैं, प्रोटेस्ट होता है, बताया जाता है कि जो मामला समझा जा रहा है ऐसा है नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम इंसाफ के लिए ये मामला कुछ अच्छा नहीं है। बज़ाहिर जजेस ये समझते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि सामने नहीं आ रहा तो वो वजाहत जो है वो अपने ख़त के ज़रिए करते हैं और ख़त अपने जुडिशरी के हेड को लिखते हैं या किसी सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखते हैं या किसी और को लिखते हैं। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, उनको देना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा अदलिया का या जुडिशल सिस्टम है उसके लिए कोई अच्छी मिसाल जो है वो ये चीज़ें नहीं कायम हो रही। लेकिन जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड नहीं, बस मेरी जब हमें इस वक्त तो नहीं होना चाहिए था इसमें इस वक्त नहीं होना चाहिए। एक और चीज में ऐड कर दूं, आपने जज भी रख लिया अपनी मर्जी से, तदाद भी रख ली, सारा कुछ कर लिया, तो अब तो नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। अब तो फौरी तौर पे इस पे अमल होना चाहिए था। मैंने तो कल भी कहा था कि अगर इमरान खान को सजा देना मकसूद है तो लाए सारे मुकदमा सजा दें, उसके बाद आगे अदालतों में भेजें ताकि कौम को पता चले कि ये मुजरम है। अगर वो मुजरम नहीं है तो फिर उससे क्यों रखा हुआ है। साकिब आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके हवाले से पिछले दिनों हमने बात डिटेल में की थी। मुख्तसरन मैं बता दूं कि 26 जनवरी उनका आखिरी दिन था, लेकिन क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में उनको ये रिलीफ दिया गया कि जब तक के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 मेंबरान नहीं आते तब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हुकूमत को कोई जल्दी नहीं है कि वो जो है वो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान लाए, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मेंबरान हैं वो फैसले भी ये कर रहे हैं। और आज का आपने देखा कि 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था, 27 जून के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने फौरी अमल दरामद कर दिया है और हुकूमत भी आगे बढ़ाई जा रही है। और उसमें अभी तैनाती के हवाले से जो प्रोसेस है, जो हैं अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब की जानिब से ख़त भी लिखा गया था हुकूमत को, लेकिन उसमें पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हम ये देख रहे थे कि जैसे अदालती कार्रवाइयाँ जारी हैं और अदालत की इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या अदलिया अपने ऊपर से ये जो निशान है या ये जो तासुर है ये ख़त्म कर सकती है कि नहीं। प्रोग्राम सब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।